बड़े-बड़े ये से लिखा गया है, पेडागॉजी इन हिंदी। तो शिक्षा शास्त्र क्या है? हिंदी में भी मेंशन है। प्लीज़ जिनको भी सीटेट एनवीएस के लिए प्रिपेयर सीटेट बोल रही हूँ केवीएस एनवीएस के लिए प्रिपेयर करना है तो हिंदी में भी थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इन हिंदी देन आप लोग अच्छे से पढ़ा नहीं पाओगे बिकॉज़ वहाँ पे बाइलिंगुअल चलता है बच्चों के लिए, तो दोनों लैंग्वेज में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो ये वर्ड रहता है मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जस्ट लाइक यहाँ पे मेंशन है कि पेडागॉजी इन हिंदी मेंशन है तो शिक्षा शास्त्र क्या है? आपका प्रश्न हो गया हिंदी में ही शिक्षा शास्त्र क्या है? तो जैसे हो गया करिकुलम पाठ्य चर्चा है, टेक्स्ट बुक आपके पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक है, लेसन प्लान आपके पाठ्य योजना है। वैसे यहाँ पे पेडागॉजी मतलब शिक्षण शास्त्र और शिक्षा शास्त्र है। तो पेडागॉजी का हिंदी में मतलब हो गया शिक्षा शास्त्र होता है। पेडागॉजी का तात्पर्य क्या होता है? अभी मैंने बोला दैट इज पेडागॉजी मीन्स टू लीड आउट ए चाइल्ड, एक बच्चे को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, कमांड देना, उसको रास्ता दिखाने को हम बोलते हैं ये पेडागॉजी है। तो पेडागॉजी का तात्पर्य यहाँ पे है क्या है? स्टूडेंट को पढ़ाने के तरीके से है, मतलब बच्चों को आप कैसे पढ़ाओगे। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए और इन अदर हैंड अगर मैं बोलूँ शिक्षा शास्त्र का अर्थ है शिक्षा के सिद्धांत और व्यवहार का अध्ययन होता है। अच्छा, मैंने अभी समझाया आपको दैट इज पेडागॉजी मीन्स जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, एजुकेशनल प्रिंसिपल, हाउ टू टीच ए चाइल्ड और हाउ टू मेक एन इंटरेक्टिव क्लास और हाउ टू इवेलुएट ए स्टूडेंट, जितना भी पॉइंट है, कैसे आप लेसन को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप इतने सारे मेथड्स को यूज करेंगे, जितना सारा चीज है ना, उसको अगर अध्ययन करते हो, पढ़ते हो, तो देन उसको हम टोटल में बोलते हैं शिक्षा शास्त्र। अभी नीचे चलो, शिक्षा। आप जानते हो एजुकेशन की प्रक्रिया का अच्छे तरीके अध्ययन करना पेडागोजी कहलाता है। मतलब बहुत सिंपल वे से मैंने बोला कि एजुकेशन मतलब आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको अगर प्रॉपर वे से पढ़ रहे हो। पहले आप पढ़ते थे क्या क्या ना, हमें नॉलेज लेना है इसलिए हम लोग पढ़ाई करते थे। अभी के टाइम पे हम पढ़ाई कर रहे हैं क्यों ना, हमें बच्चों को पढ़ाना है, हमें बच्चों को टीच करना है। सो दैट शिक्षा, एजुकेशन इस प्रक्रिया क्या है? एजुकेशन एक प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, एक तरीके से आप बोल सकते हो इसको स्टडी हम कर रहे हैं, पेडागोजी इसी को ही कहते हैं। मतलब पूरा एजुकेशन के सिस्टम को अगर पढ़ते हो, उसके प्रक्रिया विधि को पढ़ते हो, इसको हम पेडागोजी कहते हैं। सो सिंपल चीज है कि यहाँ पे टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर कौन सा चीज सिलेक्ट करेंगे, कौन से टाइप के क्वेश्चंस यूज करेंगे, टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कौन से मेथड्स को यूज करेंगे, कौन से विधियों को यूज करेंगे, तो वो सारी चीजों को यहाँ पे टीचर संभालते हैं। तो टीचर कौन से आसान तरीके से बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे जो सारा चीज बच्चों को समझ आए, तो दैट इज कॉल्ड पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी का उद्देश्य क्या है या फिर मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों के स्किल्स को बढ़ाना। ठीक है, छात्रों की स्किल्स को बढ़ाना एंड उनके दृष्टिकोण मतलब एटीट्यूड को विकसित करना। मतलब सिंपल चीज है, आपको मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, कौन सा स्किल डेवलप होगा? लर्निंग स्किल और टीचिंग स्किल, कौन सा स्किल आप में डेवलप होगा? यू आर गोइंग टू बी अ टीचर राइट? आप लोग टीचर है ना? ओनली टीचिंग स्किल, लर्नर ऑलरेडी आप लोग हैं, आप ऑलरेडी लर्नर हैं। ओके, छोटे बच्चों को जब पढ़ाओगे तो वो लर्निंग स्किल उसमें डेवलप करेगा। बट अभी क्या है ना, अभी आप लोग में कौन सा स्किल डेवलप हो रहा है ना, टीचिंग स्किल डेवलप हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को समझो, उस अकॉर्डिंग आंसर दीजिए कि अगर छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो तो उनमें कौन से स्किल्स को डेवलप कर रहे हो। जस्ट लाइक लर्निंग स्किल में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल हो गया, या फिर एनालिसिस स्किल हो गया, रीजनिंग स्किल हो गया, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज स्किल्स हो गया, वो सारे। अगर मैं बोलूँ इन द केस ऑफ टीचर्स, आप लोग गोइंग टू बी टीचर्स हो, तो आप में टीचिंग स्किल का डेवलप हो रहा है। यहाँ पे पेडागोजी का मुख्य उद्देश्य है स्किल्स को बढ़ाना, बच्चों में स्किल्स को बढ़ाना एंड उनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको विकसित करना, आगे लेके जाना। इसके हिसाब से आपने पूरा पढ़ लिया। अभी टीचर यहाँ पे क्या करेगा, पूरा अपना स्टाइल यूज करेगा पढ़ाने का। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स, देखो आपके साथ जब मैं क्लास में रहती हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बच्चे मुझे जान चुके हो कि ऑफलाइन क्लास में क्लासेस कैसे होते हैं। तो क्लासेस में जब हम लोग रहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ऑफलाइन में हम लोग कोई चीज में अगर अटक रहा है तो उसको लिख के बोर्ड में समझा सकते हैं एंड आफ्टर दैट बहुत सारा ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, हंसी मजाक करते हुए पढ़ते हैं एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन किसको ना अच्छा लगे। बट जब ऑफलाइन ऑनलाइन में आ जाते हो तो ये चीज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो सोचो, जहाँ पे डिटेल पढ़ रहे थे वो थोड़ा कंसाइज हो गया, छोटा हो गया। तो ये चीजें एक स्टाइल्स में ही आता है। वहाँ पे एलैबोरेटिव स्टाइल था तो यहाँ पे कॉन्साइज स्टाइल है। आप अपने स्टाइल्स को, टीचिंग प्रोसेस को बहुत
बहुत ही वेराइटीज में यूज करेंगे जब आप टीचर बनेंगे। एंड ये डिपेंड करता है कि बच्चों को कैसे आपको पढ़ाना है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पेडागोजी इन हिंदी, शिक्षा शास्त्र का महत्व क्या है। सो नॉर्मली क्या होता है ना, किसी भी कक्षा में पेडागोजी का इस्तेमाल करने से शिक्षा की क्वालिटी मतलब गुण, जो उसका रहता है गुणवत्ता, मतलब आप बोल रहे हो कि पढ़ाने का स्टाइल। अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, मैम सर सबने पढ़ाया है, ठीक है, ट्रू बेसिस पे आप लोग बोलो कि कौन से टीचर का आपको पसंद आता था। ठीक है, दो सर मैम ने तो पढ़ाया हुआ है ना, एक सर या एक मैम तो कहीं ना कहीं तो पढ़ाया है। तो आप लोग वहां से एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ ऐसा एनालिसिस नहीं करो, फीडबैक नहीं करो कि नहीं वो मैडम अच्छा नहीं थे, वो सर अच्छा नहीं थे, किसका स्टाइल बहुत यूनिक था, आप लोग बोल सकते हो। ये जो आप स्टाइल सिलेक्ट करते हो ना, कि मैडम ने अच्छा पढ़ाया, सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर का स्टाइल, बोलने का स्टाइल अच्छा है बट प्रेजेंटेशन स्टाइल इज नॉट गुड, तो ये सारे जो चीजें होते हैं वही होता है आपका गुण, गुणवत्ता, क्वालिटी। सो क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस सब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं साइंस में जो स्टाइल में पढ़ा सकती हूँ, आर्ट्स में उसी स्टाइल में नहीं पढ़ा सकते। मैं इंग्लिश में जो स्टाइल यूज कर सकती हूँ, मैथ्स में उस सेम स्टाइल को यूज नहीं कर सकती। तो ये सारे स्टाइल्स हैं एंड इसी से ही क्वालिटी क्वालिटी बढ़ता है पढ़ाई का। अभी देखो, इससे छात्र एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्लासरूम में जब एक्टिविटीज होता है, पढ़ाई होता है, तो पेडागोजी जो भी हो, आप जब पढ़ाते हो बच्चों को तो एक दूसरे के साथ ही बच्चा पढ़ता है, बिकॉज स्टूडेंट स्टूडेंट के साथ ही जब मिलके पढ़ते हैं तो बहुत आगे फटाफट से बढ़ते हैं। ठीक है, यह नीरस शिक्षा को समाप्त करता है। नीरस बोला गया मतलब ऐसा शिक्षा जहाँ पे बच्चे बहुत ही साइलेंट रहेंगे, एक्टिव लर्नर तो वो है ही नहीं, एंड बच्चों में प्रैक्टिकल स्किल्स का कमी रहेगा, मतलब वो बाय ऑब्जर्वेशन जितना सीख रहे हैं बट प्रैक्टिकली दे डोंट परफॉर्म एनीथिंग। ठीक है, वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो क्या वो कुछ जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो वो सीख पाएंगे क्या? नहीं। अभी बोलो, एक चीज मैं बताती हूँ। आप लोग में से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि 20+ है, recently they completed their graduation and simply admitted in B.Ed, taken admission in B.Ed, ओके। बहुत बच्चे होंगे कि डायरेक्टली ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आए, ठीक है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है, दे हैव मेनी एक्सपीरियंसेस, बट आफ्टर दैट आल्सो लेसन प्लान्स बनाना सबके लिए डिफिकल्ट लग रहा है कि नहीं? बताओ, सबको लगा लेसन आपका प्रैक्टिस। कुछ लोग होंगे तो वो बोलेंगे कि आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैम क्या पढ़ा रही है, हम लोग को सब कुछ पता है, हम लोग लिख लेंगे। बट जिनको पता है लेसन प्लान्स में क्या हो रहा है, वो जब बनाने जाते हैं उनको डिफिकल्टीज फेस होगा। तो यही चीज है कि आप जब तक प्रैक्टिकली कोई काम को नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली लर्निंग बाय डूइंग, खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको उस चीज का वैल्यू नहीं पता रहता। ठीक है, सो पेडागोजी ऐसी शिक्षा को समाप्त करता है जिसमें रटना होता है, रोट लर्निंग। मैं ऑलवेज बोलती हूँ ना, चीजों को समझ लो, आप लॉन्ग टर्म के लिए याद रखोगे, बट जब भी आप उसको रट्टा मारोगे, रोट लर्निंग करोगे, क्रैमिंग करोगे, रिपीटेड प्रैक्टिस करोगे, इट्स ओके, बट उसको रटोगे, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू, तो ऐसे में कुछ दिनों तक आपके माइंड में रहेगा। आफ्टर दैट एक टाइम आएगा जब आप भूल जाओगे। तो इस टाइप के रटने के स्टाइल को वो समाप्त कर रहा है। एंड प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता है, ऐसे जो पॉइंट रहते हैं वहां पे समय के हिसाब से टाइम सेविंग करके हम लोग स्किल्स को डेवलप करेंगे, जो कि शिक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे छात्र अपने तरीके से पढ़ाई करते हैं। ओके, मैंने अभी क्या बोला, लर्निंग बाय डूइंग बोला। अच्छा, मैं कुछ आपको समझा दी, ठीक है, कुछ आपको मैंने पढ़ा दिया, एंड सपोज थिंक कर लो कि मैं क्लास नहीं कर पा रही हूँ, एंड आप लोग सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड वेरी फ्रैंक विथ ईच अदर, बिकॉज आप लोग दोस्त हो, सारे दोस्त हो, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप कर चुके हो। तो एग्जाम्स का टाइम है, फ्रेंडशिप कर चुके हैं, तो कोई पॉइंट पे अगर डाउट होता है तो आप लोग पहले क्या करेंगे? मैं नहीं हूँ, सोच लो मैं अवेलेबल नहीं हूँ, एक दूसरे को पूछोगे या फिर साइलेंट रह जाओगे? कौन सा करेंगे? सो पेडागोजी यही समझाता है आपको, ठीक है, कि पढ़ने के स्टाइल को समझ लो, किस टाइप से पढ़ाना है या पढ़ना है, उसके बाद एक दूसरे से मिल के पढ़ लो। ठीक है, तो पेडागोजी छात्र को अपने तरीके से पढ़ाई करने में मदद करता है, क्योंकि हर छात्र एक दूसरे से अलग होता है और हर छात्र अलग अलग तरीकों से चीजों को सीखता है। इसलिए अगर आपको कभी भी मौका मिले कि एक दूसरे से बातचीत करके कोई चीजों को, आइडिया को निकालना, सो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग करते हैं, पीयर ट्यूटरिंग करते हैं। तो पीयर ट्यूटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप
अपने तरीके से पढ़ रहे हो। हर एक पर्सन का आईक्यू डिफरेंट है, हर एक पर्सन का स्किल, नॉलेज, एवरीथिंग, समझने का तरीका। आप एक चीज को समझ रहे हो सिक्स, एक मीम्स था ना, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है? सो नॉर्मली एक हो गया सिक्स, एक हो गया नाइन। तो ये एक पर्सन सामने से खड़े होके बोलेगा ये क्या है, नाइन है उसके लिए। ये आपके लिए क्या है बताओ? ये आपके लिए क्या है बताओ? इधर से देखो, अपने तरफ से देखो। सबके लिए सिक्स है। तो मतलब ये कंफ्यूजन्स रहता है, किसी के लिए एक चीज वो अपने तरीके से समझ के वो उसको बोला सिक्स है, आपने बोला नाइन है। दूसरे तरीके से अगर देखोगे वो उसके लिए नाइन है, आपके लिए सिक्स है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव वेज में चलता है, ये सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हैं, पढ़ने के टाइम पे चैलेंजेस आते हैं। इसी चैलेंजेस को समझ के अलग अलग जो तरीके से पढ़ते हो, जब अलग अलग तरीके से पढ़ने के बाद नोट्स प्रिपेयर हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो एक दूसरे से अगर शेयर कर देते हैं तो आपका नॉलेज और भी ज्यादा क्या हो जाता है, स्ट्रांग बनता है। ना कि इसका कॉपी पेस्ट हो रहा है, स्ट्रांग बनता है। अच्छा बताओ, आपके पास नोट्स हैं, ठीक है? सबके पास मेरे नोट्स हैं, ऑब्वियस है, मैं शेयर कर रही हूँ। अभी बोलो, 10 बच्चे उसी नोट्स को पढ़ के जाते हैं, फिर भी डिफरेंट मार्क्स लेके आते हैं। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? बस, बस कुछ बच्चे उनमें से होंगे, 10 में से एक बच्चा होगा जो पूरा चीज को रट लेता है, मतलब उसका रोट लर्निंग कैपेसिटी इज वेरी हाई, उसका रटने का कैपेसिटी बहुत हाई है, तो इसलिए वो पूरे चीज को रट लेता है। बट उससे छोड़ के, वो एक्सेप्शनल केस है, उसे छोड़ दो, बाकी 9 बच्चे नोट्स चाहे सेम हो। बहुत बच्चों ने बोला मैम आपका नोट्स तो सब लिख रहे हैं, हमारा मार्क्स तो सेम आएगा। नहीं होता है कभी। आप एग्जाम हॉल में जाते हो, टेंशन में रहते हो, उस टाइम पे कुछ ना कुछ आप छोड़ोगे, कुछ ना कुछ इंग्लिश वर्ड्स में आपका रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट्स में प्रॉब्लम होगा, एंड आप क्या करोगे, उस चीज को अपने वे से प्रेजेंट कर दोगे। यही होता है वेरिएशन। इसी वेरिएशंस की वजह से आपको हमने इंडिविजुअल डिफरेंस बताया था, एंड यही चीज होता है समझने का टेक्निक, ठीक है? इसी अकॉर्डिंग अगर देखोगे, ये छोटा पॉइंट था एग्जाम्पल। सोचो, आप लोग ही जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग सेम प्रोसेस को ही डिफरेंट डिफरेंट वे से प्रेजेंट करोगे या नहीं? ऑब्वियस करेंगे। एक ही सेम टॉपिक को हम अलग अलग वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पेडागोजी का मेन पार्ट। देन टीचर एंड स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन में सुधार, और जस्ट लाइक संचार। देखो, हिंदी बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, कि ये पूरा हिंदी में लिखना भी बोरिंग लगता है, तो आप इंग्लिश वर्ड बीच बीच में डाल सकते हैं। सो शिक्षा शास्त्र शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत में सुधार करता है, जिससे टीचर छात्रों के बेहतर ढंग से समझ पाता है और छात्र की कमजोरियों को पहचान पाता है। इन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए मदद करता है। मतलब देखो, आप अपने वीक पॉइंट पे ही काम करोगे, ठीक है? आप अपने वीक पॉइंट पे काम करोगे, बिकॉज आप लोग बड़े हो गए हो, वीक पॉइंट पे काम करेंगे। अभी आपका, अगर मुझे 10 दिन आप लोगों को पढ़ाने दिया जाए ऑफलाइन क्लासेस में, देन मैं आप लोगों को एनालिस करके बता सकती हूँ कि आप लोगों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एंड कौन से प्रॉब्लम्स में आपके साथ काम करना है। तो ये चीज़ आप लोग जब टीचिंग देते हो, इसी पॉइंट पे काम करते हो, वर्क करते हो, कि कौन सा बच्चा क्या है, किस पॉइंट पे वीकनेसेस है, और किस पॉइंट पे आपको वर्क करना है, एंड उस बच्चों को समझाना है कि ऐसे करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो टीचर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन हो गया। अभी देखो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बुक में भी नहीं है, बट फ्यूचर में तो चाहिए, फ्यूचर में चाहिए एंट्रेंस के बेसिस पे, तो ये समझ लो। टाइप्स ऑफ पेडागोजी इन हिंदी। टाइप्स मेंशन किया है, शिक्षा शास्त्र के प्रकार। ये कितने टाइप्स मेंशन है? 4 टाइप्स। पेडागोजी कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? 4 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज सोशल पेडागोजी। क्या है? सोशल पेडागोजी। सामाजिक शिक्षा शास्त्र। क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी को यहाँ पे हिंदी में बोला गया आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र। क्रिटिकल मतलब जिस चीज को आप फोकस करके बहुत ही डिटेल में समझते हो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल। कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी। कल्चरली बोला गया कला संस्कृत पेडागोजी और शिक्षा शास्त्र, या फिर बोल लो यहाँ पे सांस्कृतिक रूप में उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र, ठीक है? एंड द लास्ट वन इज, देखो लास्ट वन क्या था, लास्ट वन इज सॉक्रेटिक पेडागोजी। तो सॉक्रेटिक पेडागोजी का यहाँ पे मेंशन है सुकाराती शिक्षा शास्त्र। सॉक्रेटिक सुकाराती शिक्षा शास्त्र। अभी देखो क्या क्या चीजें हैं, ठीक है? इसके अंदर बाकी सब तो समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। सोशल पेडागोजी, इसका उद्देश्य है छात्रों का सामाजिक विकास करना। सिंपली एक लाइन में समझो, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सोशल पेडागोजी का मतलब क्या है? आप में सामाजिक
विकास करना, सामाजिक सोशल डेवलपमेंट करना। तो दैट इज द पॉइंट। ये हो गया आपके अंदर नैतिक विकास करना और आपके अंदर अच्छे बुरे का पहचान करवाना, दैट इज कॉल्ड द सोशल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी तो आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है। तो आलोचना क्या किस पे करते हो? हर दिन जो दैनंदिन कार्य करते हो, दैनिक जीवन में जो डेली लाइफ है, उसमें जो आपको परेशानी होती है, जितने प्रॉब्लम फेस करते हो, जितना चीजें हैं, उनका समाधान आप इसमें करते हो इस पेडागोजी के थ्रू। उस चीज़ों पे विचार करना, विमर्श करना, वो सारे। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, अच्छा बताओ। आप लोग अगर पढ़ाते हुए कोई भी प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स और किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, तो बच्चे क्या जान पाएँगे कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है? यस और नो? नो। तो इसका उद्देश्य छात्र के बीच सांस्कृतिक अंतर को समझने में मदद करना। दैट मीन्स कल्चरली वी आर डिफरेंट। कल्चरली वी आर डिफरेंट, आवर कल्चर इज डिफरेंट, बिकॉज रिलीजियस बेसिस पे अगर देखो, धर्म संस्कृत जो होता है, धर्म के हिसाब से हम लोग सारे अलग अलग है। वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कल्चर ट्रेडिशंस एंड मेनी रिचुअल्स ऑल्सो। सो रिचुअल्स आर डिफरेंट बिकॉज आवर रिलीजियन इज ऑल्सो डिफरेंट, रिलीजियस वैल्यूज अलग होते हैं, रिलीजियस वैल्यूज हमारे अलग होते हैं। अभी देखो, ये सारी चीजों में हमें मदद करना है बच्चों को। किस में मदद करेंगे? उनका सांस्कृतिक विकास हो, कल्चरल डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए जो पेडागोजी यूज करोगे, तो वो हो गया हमारा क्या? कल्चरली रेस्पॉन्सिव पेडागोजी। अभी देखो नेक्स्ट, सॉक्रेटिक पेडागोजी। तो ये बोलते हैं ना, बच्चों को दूसरे चीजों के बारे में भी नॉलेज देना है, दूसरे जो सोर्सेस हैं उससे भी ज्ञान लेना चाहिए। दैट मीन्स देखो, यू आर लिमिटेड टू वन एरिया। इज इट ओके फॉर योर लाइफ और इज इट ओके फॉर योर डेवलपमेंट? आप एक चीज में लिमिटेड हो गया। सो ये लिमिटेड जो पॉइंट है, मतलब आपको बोला जाएगा तुम एक ही काम करो हर दिन। सो लाइफ में बी बोरिंग एंड वन डे आई फेल दैट मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैं डिफरेंट सोर्सेज से नॉलेज ले रही हूँ, एक ही नोट्स हो बट डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट बुक से उसको लिया गया हो, तो ये भी हो सकता है एग्जाम्पल। या फिर डिफरेंट फील्ड का एक हमने क्या किया, knowledge ले लिया। जस्ट लाइक आई लाइक डांस, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक पेंटिंग ऑल्सो एंड आई लाइक टू कुक। तो ये जितने भी चीजें हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ। मेरे लाइफ में ये सारे भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ये सब भी शिक्षा शास्त्र का ही पार्ट है। कि किसी पर्सन को सिर्फ एक तरीके से मत पढ़ाओ, दूसरे दूसरे तरीके से भी पढ़ाओ, दूसरे नॉलेज को भी लेना है कैसे सिखाओ। एंड उसी तरीके से, मतलब इसको बोलते हैं ना विकल्प। आपके लाइफ में अगर एक चीज नहीं काम किया, वर्कआउट नहीं किया, तो क्या करते हो? एक लाइन पे आप जा रहे हो, उस पे काम नहीं कर पा रहे हो, वो वर्कआउट नहीं कर रहा, तो सडनली वी चेंज आवर पाथ। हम लोग अपने रास्ते को चेंज कर देते हैं, है ना? कभी आप लोगों ने, मैक्सिमम बच्चे बोलना अभी, ठीक है, क्या आप लोगों ने सोचा था आप लोग बड़े होकर टीचर बनोगे? क्या आपने सोचा था? नो मैम, बिकॉज हमें कुछ ऑप्शंस अभी दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इस बात में आ गए। रियली मैं ट्रू फैक्ट पे हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग जॉब पसंद है, बट मुझे ये नहीं बनना था। मुझे आइदर बीडीएस करना था, एमबीबीएस करना था, अदरवाइज इंजीनियरिंग करना था, एंड सडनली आई चेंज दिस लाइन। ओके, मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि मुझे ऑप्शंस नहीं मिले ड्यू टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, या फिर मनी प्रॉब्लम्स हो, या घर का कोई इशू हो, कुछ भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स में इशू हो, कुछ भी हो, मुझे ये पाथ चूज करना पड़ा। तो ये होता है, मतलब विकल्प आप रखोगे, एक प्लानिंग होता है ना, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। तो ये होता है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज जब रहता है तभी आप ये चीज कर सकते हो। अगर आप इस बीएड सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो आप लोग बीएड भी नहीं कर पाते, आप लोग टीचरशिप को चूज भी नहीं करते। यही चीज है। तो इसको बोलते हैं सॉक्रेटिक पेडागोजी, जो एक्स्ट्रा चीजों को समझाए या एक्स्ट्रा नॉलेज को रखने में हेल्प करे, उस चीजों का ज्ञान लेने में हेल्प करे। ठीक है, समझ आया? उनको चेंज करे, मॉडिफाई करे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हमेशा आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज्यादा चेंज कर देगा, मैम हमें पता नहीं चलेगा। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, आप लोगों को ऑब्वियस पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चे। तो कोई भी टेंशन का बात नहीं है। तो व्हाट इज पेडागोजी? देखो यहाँ पे फिर से मैं समझा रही हूँ फटाफट से। द वर्ड पेडागोजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ये जो पेडागोजी टर्म है, ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। ग्रीक में हमने इसको डिफाइन करने के लिए यूज किया। पहले तो वर्ड को समझो, ग्रीक वर्ड क्या है? पेडागोगस। क्या है? पेडागोगस। सो पहला तो है, इसको डिवाइड कर दो। तो पहले क्या था ना, पेडा प्लस गोगस था। अभी उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं हम लोग, पेडोस प्लस एगोस, एगोगस। ठीक है, पेडोस प्लस एगोगस। तो अभी बुक में
दो तीन टाइप के बुक्स देखने पड़ते हैं, तो वहां पे बुक में देखना, वहां पे सिंपली देखा रहेगा पेडा, पेडा प्लस गोगस, पेडा प्लस गोगस, ठीक है। आइदर ये लिखा हो सकता है या फिर ये, दोनों का मतलब ही सेम है, दोनों का मतलब ही सेम है, पेडोस प्लस एगोगस और पेडा प्लस गोगस, ठीक है। सो देखो, पेडोस मतलब क्या है, चाइल्ड, बच्चे, ठीक है। पेडा और पेडोस मतलब क्या है, चाइल्ड और बच्चे। एगोगस का मतलब क्या है, नॉर्मली इंस्ट्रक्शंस देना, किसी को लीड करना, किसी को रास्ता दिखाना। तो दैट इज, टोटल अगर कंप्लीट कर लो तो लिटरली मीन्स क्या आ जाएगा, टू लीड आउट ए चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड, टू कमांड द चाइल्ड, रास्ता दिखाना, पद दिखाना। किसको दिखाओगे, बच्चे को दिखाओगे। क्लियर। अभी थोड़ा सा इंट्रो में आ जाते हैं। सो इंट्रो में, इट मीन्स it is the science as well as the art of teaching to lead out the child in one direction। बच्चों को एक रास्ते में ले जाने के लिए, एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए हमें जो चाहिए वो होता है पेडागोजी। अच्छा बता दो, टीचिंग, टीचिंग इज ओनली ए साइंस और टीचिंग इज एन आर्ट्स और टीचिंग इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स? कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी सी? बोथ, बोथ, साइंस एंड आर्ट्स। तो टीचिंग के विद इन सब कुछ आता है। अगर लेसन प्लान भी आया वो भी साइंस एंड आर्ट्स है, बिकॉज लॉजिकल आइडियाज तो वहां पे भी लग रहे हैं, एंड प्लस वहां पे आपको क्या करना है, स्टेप वाइज मैनर पे सब करो, तो ये साइंटिफिक भी हो गया। लॉजिकल आइडियाज भी लग गए तो ये साइंटिफिक है, देन प्रेजेंट भी कर रहे हो तो ये आर्ट्स है। जब भी आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाते हो, आर्टिस्टिक स्किल्स डजंट मीन कि कोई भी पेंटिंग कर दिया, ड्राइंग कर दिया। आर्ट मतलब हो गया किसी चीज को अच्छे से रिप्रेजेंट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना प्रॉपर वे से, ठीक है, ये होता है आर्ट। अच्छा, आप लोगों ने आर्ट गैलरी गए हो, कहीं पे तो घूमने गए होंगे, या आर्ट देखते हो, जब आर्ट देखते हो प्रॉपर वे से, तो आप डिटेलिंग को देखते हो कि नहीं, प्रॉपर डिटेलिंग को देखते हो, कहाँ पे क्या बना हुआ है प्रॉपर देखते हो कि नहीं, उसके बाद अच्छा लगता है तो बोलते हैं ये आर्ट बहुत अच्छा है, मस्त है। तो दैट मीन्स आर्ट होता है एक्सप्लेनेशन, आर्ट होता है एक्सप्लेनेशन। बट जिस लॉजिक को आप यूज करके एक्सप्लेन करते हो किसी चीज को, उसको बोलते हैं साइंस। लॉजिक को, स्टेप्स को, अगर कोई एक कंस्ट्रक्शन पार्ट को यूज कर लिया तो वो होता है साइंस। तो साइंस एज वेल एज आर्ट्स, तो आपका जो टीचिंग प्रोसेस है, पेडागोजी है, सब कुछ ये दोनों को ही कैरी करता है। तो दैट इज कॉल्ड साइंस एज वेल एज आर्ट्स। So it means it is the science as well as arts of teaching to lead out the child in one direction, to lead out the child in one direction, एक रास्ते पे एक तरीके से चलाने के लिए इसको यूज करते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर बोला जाए, जितने भी मेथड्स हैं, राइट, मेथड्स इसके नेक्स्ट क्लास में मेथड्स ही स्टार्ट होंगे। सो द मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट और थियोरिटिकल कंसेप्ट, जितने भी थ्योरीज है, ठीक है, या एकेडमिक है, मतलब जो पढ़ाई किया जाता है, पढ़ते हो आप लोग, जितने भी प्रैक्टिसेस है, मतलब मेथड्स को यूज करके जो टीचिंग प्रोसेसेस होते हैं, तो ये सब कुछ अगर इंक्लूड कर दो तो ये पेडागोजी है। सो अगर हम लोग बोले पेडागोजी इज ग्लोबली यूज टीचिंग अप्रोच व्हिच फोकसेस मेनली ऑन चिल्ड्रन। तो पेडागोजी क्या है, सिंपली ना एक टीचिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बच्चों को क्या करते हैं ना, गाइड करते हैं और लीड करते हैं या फोकस करते हैं, लीड आउट करते हैं या फोकस करते हैं बच्चों के ऊपर ही। सो इट इनकम्पसेस, इसके विद इन क्या क्या आता है आप बोलोगे, अभी क्या क्या आ जाएगा, टीचिंग स्टाइल इज इम्पोर्टेंट, मैंने इतना पढ़ाया है। अच्छा, टीचिंग स्टाइल मैं अगर पढ़ाती हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग स्टाइल मैं एक दिन आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। एक ही कंसेप्ट में मैं बहुत सारे टीचिंग स्टाइल आप लोगों को दिखाऊंगी, एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जब आप लोग टीचिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मई महीना में आप लोगों का ऑफलाइन क्लासेस है, ठीक है, ऑनलाइन भी चलेगा, एज वेल ऑनलाइन भी है, ठीक है, डोंट वरी। एवरी डे जैसे ऑनलाइन चल रहा था ऑनलाइन भी होगा, बट ओनली थ्री थ्री डेज का एक प्रैक्टिस सेशन रखा गया है। इफ पॉसिबल हो तो सारे बच्चे आ जाना, ठीक है। एंड जो जहाँ रहता है वहाँ ही होगा, मतलब झारसुगड़ा सेंटर में होगा, सुंदरगढ़ सेंटर में होगा, एंड राउरकेला सेंटर में होगा। एंड वो भी मॉर्निंग पीरियड से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे कि 8 बजे, ठीक है, 8 से 11 12 तक पढ़ेंगे, 4 5 घंटे पढ़ेंगे, देन घर पे चले जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए सर स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मेरा अभी एग्जाम है 30 को, तो अभी स्टार्ट हो जाता है 1 2 दिन में। एंड बहुत सारे बच्चों का थोड़ा सा इशू भी आया कि सर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे। तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल्ड पढ़ेंगे, बीएड के जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, और डिटेल पढ़ेंगे। ऑफलाइन तो ऑनलाइन तो पढ़ चुके हैं, जितना कोर्सेस में था वो पढ़ चुके हैं, बट उसके बाद 1 मंथ नहीं जाते जाते आपका एग्जाम्स भी आ जाएगा सीटेट का। सो दैट उसके अकॉर्डिंग भी मैं गाइडेंस देने वाली हूँ, तो ये पॉसिबल हो तो आ जाइएगा, ठीक है।
तो वो स्टार्ट होगा एंड टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। जितना भी हो क्लासेस में 8 से 12 के अंदर ही लूँगी, 8 से 12 4 घंटा या 5 घंटा ऐसे ही पढ़ेंगे। एंड 3 डेज़ पे होगा, कंसेक्यूटिव डेज़ पे होगा। जस्ट लाइक जैसे कि 1 टू 10 ऐसा सोच लो, या 1 टू 9 तक है क्लासेस। सो 1 टू 3, ये 3 डेज़ जैसे राउरकेला में हो गया। 3 4 सॉरी 3 बोल रही हूँ, 4 5 6 ये झारसुगड़ा में हो गया, बिकॉज़ ये मुझे कंफर्टेबल होगा थोड़ा-सा झारसुगड़ा में होने से। देन 7 8 9 ये 3 डेज़ आपके सुंदरगढ़ में होंगे। ठीक है? ऐसे करके हम लोग एक सेशन देखने वाले हैं। तो उस पे हम लोग सारा कुछ डिस्कशन करेंगे एंड आपके डाउट्स जितने हैं वो सब भी क्लियर होंगे, प्लस प्रैक्टिस सेशन भी हमने क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक एग्जामिनेशन सेशन भी किया जाएगा। उसी 3 दिन के अंदर एक एग्जाम भी होगा। ठीक है, आपका एग्जाम भी होगा नॉर्मली, एंड उस एग्जाम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को चेक भी कर लूंगी कि आपका कौन सा सब्जेक्ट में कितना परफॉर्मेंस आपका अच्छा रह रहा है। ठीक है, सब कुछ उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ, प्रिपेयर हो जाओ। ऑलमोस्ट मैं सारे पेपर्स को कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड हो भी जाएगा उसके विद इन बहुत सारा चीज़ जो भी बाकी भी है। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ बहुत जल्दी। मैं टाइम शेड्यूल आप लोगों का बनाने वाली हूँ एंड देने वाली हूँ, तो उसके अंदर आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। मई महीना में आप लोगों का ऐसे प्रोग्राम्स में क्लासेस होंगी, प्लस ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे एज वेल, जैसे भी चल रहा था एंड चल रहा भी है तो वैसे ही चलेंगे। चलो, सो इट एनकम्पसेस टीचिंग, टीचिंग स्टाइल, ये टीचिंग को कैरी करता है, मतलब पेडागोजी के अंदर क्या क्या है ना, टीचिंग भी है, टीचिंग स्टाइल्स भी है, फीडबैक भी हम देते हैं एंड प्लस असेसमेंट भी करते हैं। परीक्षण निरीक्षण हो गया, मूल्यांकन हो गया, टीचिंग थ्योरी फॉर दी चिल्ड्रन, बच्चों के लिए हम लोग थ्योरीज को भी पढ़ाते हैं। हो गया। अभी देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दिया अकॉर्डिंग टू साइमन, एक डेफिनेशन दिया है अकॉर्डिंग टू साइमन 1981, that defines pedagogy as the science of teaching embodying both curriculum and methodology। क्या समझ रहे हो? पेडागोजी क्या है? पहले तो बताओ कि पेडागोजी में क्या आता है ना। पेडागोजी एक ऐसा साइंस ऑफ टीचिंग है, मतलब इसमें देखो लॉजिकल पार्ट्स आ गए। तो पेडागोजी के विद इन क्या क्या आता है ना, करिकुलम C+M, CM आ जाता है। ठीक है, पेडागोजी के विद इन कौन आता है? CM आते हैं। CM कौन है ना? करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, curriculum and methodology, curriculum and methodology। what do you mean by methodology? simply define करो methodology को, फटाफट वर्ड्स को देख के डिफाइन करो। anyone? the study about the study about methods, different type of method, पर्टिकुलर नॉट पर्टिकुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। मैथोडोलॉजी बोला गया ना, तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे सब्जेक्ट ओनली नहीं चाहिए, पूरा मेथड्स चाहिए। आपके जितने मेथड्स से आप पढ़ा सकते हो। ठीक है, जितने मेथड्स हैं ऑलमोस्ट 48 टाइप्स के मेथड्स हैं, 48 टाइप्स के मेथड्स हैं। जितने मेथड्स को आप पढ़ा सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। जस्ट लाइक एलकेजी के लिए आपने एक मेथड को यूज़ किया, यूकेजी के लिए यूज़ किया अलग, नर्सरी के लिए अलग, क्लास 10th के लिए अलग, 12th के लिए अलग। तो ये सारे मेथोडोलॉजीज का पार्ट है, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो पेडागोजी में क्या आ जाते हैं ना, पेडागोजी में सीएम आ जाते हैं, करिकुलम प्लस मेथोडोलॉजी। ठीक है, अभी देखो अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोच है, मतलब क्या क्या चीजें करते हो। अभी हमने थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे कि टाइप्स ऑफ पेडागोजी, तो यहाँ पे था अप्रोचेस। तो दैट इज आप बच्चों में क्या क्या चीजों का चेंजेस करते हैं, क्या क्या चेंजेस चीजों में चेंजेस करते हो। कंस्ट्रक्टिविज्म है, बिकॉज ये सामाजिक है, सामाजिक पेडागोजी है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के पॉइंट्स को हमने कैरी कर लिया, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पॉइंट्स को हमने कैरी कर लिया। तो ये आपके सामाजिक पॉइंट्स से हैं। तो इट इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस जो आप सोसाइटी से कैरी करते हो। कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। तो दैट इज टीचर गाइड है, यहाँ पे स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। देखो कंस्ट्रक्टिविज्म जो कि इनविजिबल पेडागोजी है, जिसे हम देख नहीं सकते बट एक्वायर थ्रू एक्सपीरियंस। अच्छा बताओ, टीचर्स जब बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं क्या उनको और बुक्स देखना पड़ता है? नो। सो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल पेडागोजी। उनके माइंड में, उनके बॉडी जेस्चर में सब कुछ फिट हो गया है, वो सिर्फ क्लास ही आए तो बोलना स्टार्ट करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इनविजिबल पेडागोजी, वो पूरा फिक्स्ड हो गया है। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या आता है, कौन ऐसा चीज है, कौन से ऐसी चीज है जो सोसाइटी में प्रेजेंट है एंड दे रिप्रेजेंट टीचिंग प्रोसेस, दे रिप्रेजेंट लर्निंग प्रोसेस। तो ये टीचर गाइड है एंड स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर गाइड है। अभी देखो इसके बाद क्या है, ये पॉइंट बिहेवियरिज्म, मतलब ये क्या करता है, आपके बिहेवियर को चेंज करता है। मतलब आप
एज ए टीचर अगर बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपके लेक्चर्स में चेंजेस आते हैं, आप कभी भी खराब लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, एंड आपके इंस्ट्रक्शंस के स्टाइल को बहुत लोग पसंद भी करते हैं, बिकॉज यू डोंट अलाउ एनीथिंग रॉन्ग, आप किसी रॉन्ग चीजों को अलाउ नहीं करते हो, तो आपकी जो बोलने का स्टाइल है, आपके जो पढ़ाने का स्टाइल है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एंड और एक चीज है, दैट इज लिबरेशन, ये वर्ड आया है लिबरेशन से आया है, एंड लिबरेशनिस्ट लिखा गया है। सो उसके अकॉर्डिंग रिमूव पॉवर्टी, रिमूव पॉवर्टी, सो हंगर, रिमूव पॉवर्टी, इसको बोला था पैब्लो फेरी ने, पैब्लो फ्रेरी ने, एंड ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इतना नहीं चाहिए, ये 3 पॉइंट रहता है हमेशा, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। ये होता है कि आपके पेट में अगर भूख है, बहुत ज्यादा आप भूखे हो, क्या पढ़ाई हो सकता है? पढ़ाई हो सकता है? नो मैम। तो ये, अगर हंगर है, गरीबी है, तो उस जगह पे आप जितना पढ़ा लो, उनके दिमाग में खाना ही घुसेगा, उनके दिमाग में पढ़ाई नहीं घुसेगा। तो पहले उस चीज को हटाओ, हंगर को हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, थोड़ा एक बैलेंस लाइफ में वो आ जाए, देन उसको पढ़ाओ, वो प्रॉपर वे से ग्रो करेगा। ये चीज है, इंपॉर्टेंस थोड़ा गिवन है, इंपॉर्टेंस क्या है, जो पॉइंट्स वहां पे पढ़ के आए थे। इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लर्निंग, लर्निंग का क्वालिटी इंप्रूव होगा, स्टूडेंट्स मोर रिसेप्टिव ड्यूरिंग लर्निंग सेशंस, अगर प्रॉपर वे से पढ़ेंगे तो बच्चे भी बहुत अटेंटिव होकर पढ़ाई सुनेंगे, एंड वो रिसीव करेंगे, इसलिए रिसेप्टिव होता है। अच्छा बता दो, आपके बॉडी में कौन से सेंसेस रिसेप्टिव है लर्निंग के केसेस में? कौन से? ईयर, ओके। ईयर एंड आई, राइट, अभी आया, ईयर एंड आई दोनों ही रिसेप्टिव है, रिसीव कर रहे हैं। एक आई विजन देख रहा है, एंड दूसरा कान सुन रहा है, वॉइस को ले रहा है, तो दोनों चीजें रिसेप्टिव है। ठीक है, तो रिसेप्टिव ड्यूरिंग लर्निंग सेशन मतलब आंख कान खोल के पढ़ाई करो। ठीक है, इम्प्रूव स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन, बच्चों का पार्टिसिपेशन को और भी ज्यादा एनकरेज करो या इम्प्रूव प्रमोशन करो उसको। नंबर 4, knowledge imparted effectively across a spectrum of learners। अच्छा, what do you mean by spectrum? आप बताओ या फिर मैं बताऊंगी? ठीक है, अच्छा बताओ, टॉर्च लाइट पे, टॉर्च लाइट को अगर आप एक नॉर्मल जलाते हो, तो वो कौन सा कलर का लाइट देगा? येलो और व्हाइट? व्हाइट और येलो जो भी होता है, राइट राइट कलर रहता है। अभी बताओ, अगर मैं उसके पास एक प्रिज्म को रख लूं, प्रिज्म याद है, सबको याद होगा, फिजिक्स तो पढ़े ही है, रेनबो कलर आ जाएगा, ऐसा कुछ, बस। तो रेनबो कलर आ जाएगा, तो रेनबो कलर जब आता है, तो ये इधर से देखो, इधर से मेरा व्हाइट लाइट गया, ये सोच लो मेरा टॉर्च है, ये व्हाइट लाइट गया, इसके बाद रेंजेस आते हैं कि नहीं, सारे रेनबो कलर्स के भी विग्योर में हम लोग पढ़ते थे, है ना, जो वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ऑरेंज, रेड, ऐसा कलर्स होते थे, येलो। हाँ, तो ये जो रेंजेस हैं, इसको अगर एक ही, हाँ, तो ये जो रेंजेस हैं, क्या सेम है सारे लाइट्स के लिए? रेंजेस आर सेम? नो, नो, रेंजेस आर नॉट सेम, रेंजेस आर नॉट सेम। तो इसको क्या बोलते हैं पता है? स्पेक्ट्रम, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको आप देख पाते हो कि नहीं, डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। रेनबो देखे हो ना, रेनबो देखे, इंद्रधनुष हम लोग देखे, तो उसमें देखे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर के रेंज होते हैं, तो ईच रेंज को हमने स्पेक्ट्रम बोला है। ठीक है, इतने से इतने रेंज में ये कलर रहेगा, इतने से इतने रेंज में वो कलर रहेगा, ऐसे रेंजेस है। तो वैसे ही मैंने आपको पढ़ाया था आईक्यू, आईक्यू पढ़ाया, आईक्यू का रेंज बताया था कि नहीं, बताओ, टेबल बना के। आईक्यू का रेंज बताया था कि नहीं, टेबल बना के। दैट इज 0 to 25, 25 to 50, 50 to 75, ऐसे करके हमने 140 प्लस तक गए थे, है ना। तो ये सारे लर्नर्स के रेंज हैं, लर्नर्स के रेंज हैं। ठीक है, सारे पर्सन्स का रेंज अलग अलग होता है। अगर मैं देखूं, तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल ओवर जितने हैं बच्चे, मोस्ट प्रोबेबली हमें एवरेज में ही काउंट किया जाता है, एवरेज में काउंट किया जाता है, दैट इज 90 to 110, 90 to 110 के रेंज में देखा गया। अभी आपको एग्जामिन करूंगी, उस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप मैच नहीं करते हो तो बिलो एवरेज, अगर उससे अच्छे मार्क्स रखते हो तो सुपेरियर, सुपेरियर। ठीक है, अबव एवरेज होता नहीं है, सुपेरियर होता है। तो ये होते हैं बच्चों के रेंज। सो नॉलेज imparted effectively across a spectrum of learners, डिफरेंट लर्नर्स को, स्पेक्ट्रम मतलब रेंज हो गया, तो लर्नर्स के जो डिफरेंट रेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना, ज्ञान देना, नॉलेज देना। तो नॉलेज imparted effectively across a spectrum of learners। लास्ट वन, डेवलपमेंट ऑफ हायर कॉग्निटिव स्किल्स इन स्टूडेंट। कॉग्निटिव स्किल्स बोल दो, कॉग्निटिव स्किल्स के वेराइटीज बोल दो, कितने कॉग्निटिव स्किल्स के वेराइटीज हैं, रिलेटेड वर्ड्स बोल दो फटाफट, कॉग्निशन के, संज्ञानात्मक के साथ जुड़े हुए जो वर्ड्स हैं।
क्या क्या है? संडे पढ़ा था, संडे पढ़ा था, ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ा था, ऑनलाइन भी पढ़ चुके। क्या करते हो कॉग्निशन में? ज्ञान आपको अगर मिलेगा तो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? नॉलेज अगर आपको मिल गया तो क्या क्या कर सकते हो? चिंतन कर सकते हो, थिंकिंग, थिंकिंग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? एनालिसिस कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, है ना, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना, दीज आर कॉल्ड द कॉग्निटिव स्किल्स। इसे हम लोग कॉग्निटिव स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक कौशल है। ज्ञान आपके दिमाग में रहेगा तब तो जाके आप डिफरेंट फील्ड्स में यूज करोगे। तो आपके पास कॉग्निटिव स्किल्स है, नॉलेज है, उसको आप डिफरेंट फील्ड्स में यूज करेंगे। तो ये बच्चों में डेवलप होगा पेडागोजिकल एनालिसिस अगर प्रॉपर वे से यूज करते हो। डिफरेंट क्वेश्चंस को अगर आप यूज करते हो बच्चों को और भी ज्यादा प्रोमोट करने के लिए कि तुम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहो। तो इतना समझ आया? ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस? पेडागोजिकल एनालिसिस मतलब शिक्षा शास्त्र विश्लेषण से आप क्या समझते हो? एंड राइट ए पेडागोजिकल एनालिसिस ऑन टिश्यू। मैंने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखा हुआ था टिश्यू, बट डिटेल भी नहीं दिया, सिर्फ पैटर्न समझाने के लिए आपको लिखवाया है, मतलब दिखाया है, यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है। एंड उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको एक टॉपिक को लेके बनाना है। ठीक है, एक टॉपिक को लेके बनाना है। तो आंसर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, गिव एन इंट्रोडक्शन टू पेडागोजिकल एनालिसिस। तो पेडागोजिकल एनालिसिस का इंट्रो दे देंगे, यहाँ पे पढ़ चुके हैं, अभी अभी पढ़ के आए हैं, जस्ट कवर किए हैं इसको। पेडागोजिकल एनालिसिस का जो इंट्रोडक्शन है 2 से 3 लाइन या जितना भी मैंने दिया हुआ उतना लिख लोगे। मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस जो कि वो भी एक्सप्लेन किया गया है, जहाँ पे आपका मेंशन है, क्या मेंशन है, डेफिनेशन भी आ जाएगा इसी के अंदर। एंड 2 to 3 लाइन इसका मीनिंग भी था, पेडोस एंड गोगस बोल के, एगोगस, तो उसको एक्सप्लेन करोगे। देन आया स्टेप्स। सो ओनली प्रेजेंट इन ए डायग्राम, मतलब आप करोगे क्या, इसको डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करोगे। इसको कैसे करोगे? डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करेंगे। सो मैंने कितना बोला था, पेडागोजिकल एनालिसिस में कितने स्टेप्स हैं? हाउ मेनी स्टेप्स आर प्रेजेंट इन पेडागोजिकल एनालिसिस? कितने हैं? 4 स्टेप्स। तो देख लो ना, 4 है, स्क्रीन में विजिबल है 4। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 एंड 4 हो गया। 1 में क्या है? कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि आपका कंटेंट एनालिसिस था। लेसन प्लान से यहीं पे आपका कनेक्शंस बनना स्टार्ट कर रहा है। सो कंटेंट मटेरियल ऑफ द सब्जेक्ट, जो कि नीचे मैंने लिख दिया है कंटेंट एनालिसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं, जो आपने विषय लिया है, विषय का विश्लेषण, विषय का विश्लेषण। ठीक है, और जो आपका वस्तु है, विषय वस्तु है, उसका विश्लेषण हो गया। नंबर 2, टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा बताओ, लेसन प्लान्स में इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे? कुसा याद करवा रही हूं मैं, कुसा, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस। तो ये 5 पॉइंट को फिर से लिखना है। एंड यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर पैटर्न ही दे दिया है, लिख दिया है, सिर्फ आप अपना टॉपिक को डालोगे, हो गया कंप्लीट। फिर देखो थर्ड पॉइंट में क्या मेंशन है, मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग। क्या है? मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग। जो भी जितना मेथड्स लिख सकते हो लिख देना, आपका टॉपिक लेना, उस अकॉर्डिंग जितने मेथड्स आ रहे हैं एंड डिवाइसेस यूज करना है आप लिख सकते हो। लास्ट वन, इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इवैल्यूएशन डिवाइसेस में क्या करना पड़ता है? क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है। क्या करोगे? क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर आप बना दोगे, क्वेश्चन पेपर आप बना दोगे। हो गया। डायग्राम समझे? यस और नो? यस और नो? ओके, अभी हिंदी में भी बता दूंगी, डोंट वरी, हिंदी में भी बता दूंगी। चलो देख लो, हिंदी तो नहीं, मतलब वही है, उसके 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो 4 जो कंपोनेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या मेंशन किया गया है, देखो फटाफट। तो पहला मेंशन है पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, ये नंबर 1 है। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण, दैट इज कंटेंट एनालिसिस। ये क्या है? कंटेंट एनालिसिस है, इसको मत लिखना। ठीक है, जहां से ये डाउनलोड हुआ है उसका एक रह गया है, तो वो छोड़ दो, बस मुझे हिंदी में चाहिए था इसलिए आप लोगों को दे दिया। क्या है? पाठ्य पुस्तक विश्लेषण। पाठ्य पाठ्य पुस्तक बोल रही हूँ, पाठ्य वस्तु विश्लेषण, पाठ्य वस्तु विश्लेषण और विषय वस्तु विश्लेषण। अभी बोलो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, तो ये क्या है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बोला गया उद्देश्यों का निर्धारण। कौन से उद्देश्य पूरा करना है, बच्चों में कौन से उद्देश्य को पूर्ति करनी चाहिए, तो उस हिसाब से लिखनी है। अभी उसके बाद क्या पढ़ा? डिवाइस एंड मेथड्स, शिक्षण विधि तथा प्रविधि का चुनाव। कौन से डिवाइस मेथड्स
आप लोग यूज करेंगे पढ़ाने के लिए। लास्ट में क्या पढ़ा? इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव अथवा मूल्यांकन, दैट इज इवैल्यूएशन। ठीक है, ये 4 पार्ट में आपको करना है। दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण विधि तथा प्रविधि का चुनाव, मूल्यांकन तकनीकों का चुनाव अथवा मूल्यांकन। तो ये था कंटेंट एनालिसिस, देन ये था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, देन ये था टीचिंग मेथड्स एंड डिवाइसेस, एंड ये था इवैल्यूएशन। कंप्लीट? समझ आया? तो यहाँ पे लिखना है, एग्जाम्पल दिया है, पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ टॉपिक्स इन द सब्जेक्ट लाइफ साइंस। लाइफ साइंस की जगह पे आप अपना मेथड्स का नाम लिखना। फिजिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस और बायोलॉजिकल साइंस सेम ही है। देन और क्या है, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस और हिंदी इंग्लिश जो है आपका वो लिखो। फिर उसके बाद ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के विद इन आपका टॉपिक का नाम लिखिए, जो कि मैंने यहाँ पे टिश्यू लिखा है। आप अपना टॉपिक जो सिलेक्ट है वो लिखोगे। ये फॉर क्लास देखो कितना कितना मेंशन है, 7 8 9 10 कहीं से भी ले सकते हो। चार मतलब 4 क्लासेस हैं, उसमें से कोई भी बुक से आप ले सकते हो। अभी देखो ये पार्ट सेम है कि नहीं, जो कि एज वेल हमने पढ़ लिया है लेसन प्लान में, माइक्रो स्किल्स में, सब में। तो नेम रहा, रोल नंबर, क्लास आपका, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया वो आपका, डेट एंड सेशन। बताओ यहाँ पे सेशन क्या होगा? अगेन सेम है, टीच रीटीच। ठीक है। अच्छा बताओ मुझे, ये टाइम ड्यूरेशन चाहिए क्या? टाइम ड्यूरेशन चाहिए क्या? ये क्वेश्चन पेपर है, टाइम ड्यूरेशन चाहिए? यस और नो? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, नहीं चाहिए। क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, टाइम ड्यूरेशन क्या करोगे? लेसन प्लान में प्रेजेंटेशन देना रहता है, इसलिए फिक्स टाइम पीरियड रहता है। पेडागोजिकल एनालिसिस में टाइम ड्यूरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो मेंशन भी करता है तो वो लेसन्स के अकॉर्डिंग मेंशन कर देता है कुछ कुछ बुक्स में। बट एमसीक्यूज अगर पूछता है कि पेडागोजिकल एनालिसिस में टाइम पीरियड चाहिए क्या, तो आप नो बोलोगे। ठीक है, आप नो बोलेंगे, यस नहीं बोलेंगे। अभी देखो स्टार्ट कर रहे हैं, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। पहले तो आप अनाउंस कर दोगे, यहाँ पे कोई पीके टेस्टिंग नहीं चाहिए, पीके अज्यूम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्टली अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। सो वेल स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर ब्यूटीफुल टॉपिक, दैट इज दैट। और ये बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक दिस। अगर हम हिंदी में बोले, बच्चों को जो भी ग्रीट करना है, सुबह शकाल बोलो, ये मतलब हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो अब सुप्रभात बोल लो, सुप्रभात बच्चों, आज हम ये विषय पे आलोचना करेंगे। तो इतना हो गया, नॉर्मली हो गया। अभी देखो अंदर चलते हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या था? कंटेंट एनालिसिस। तो मैंने लिख दिया कंटेंट एनालिसिस। अभी ए पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या है देखो अच्छे से, क्या मेंशन है। हर एक पॉइंट का मतलब है यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ मेजर एंड माइनर। इसका मतलब जानते हो, जो भी आपने विषय लिया है उसको 2 भाग में आप विभक्त करोगे। 2 भाग में विभक्त करोगे। एक होता है मेजर, तो दूसरा होता है माइनर। एक होता है मेजर, तो दूसरा क्या होगा? माइनर। तो मेजर फॉर्म डिस्क्राइब्स, क्या मेजर फॉर्म हमारा क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब द टॉपिक विद अ हाइलाइटेड मेजर फॉर्म्स। मतलब एक विषय में क्या क्या बड़े बड़े हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं या बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको आपको मेंशन करना है। एंड मेंशन व्हाट द आंसर नीड टू एक्सप्लेन। यहाँ पे ये भी देना पड़ेगा कि समझने के लिए कौन सा आंसर आप लिखना चाहते हो। तो मेजर फॉर्म हो या माइनर फॉर्म हो, माइनर मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा। तो बड़े फॉर्म में आप जो भी लिख रहे हो उसका आंसर आप उसके साथ लिखोगे, माइनर में भी क्वेश्चन के साथ आंसर लिखेंगे। तो देख लो क्वेश्चन के टाइप्स। तो मैंने क्या बोला? मेजर मतलब बड़ा। तो मैंने टॉपिक लिया था टिश्यू। तो व्हाट इज डैश मेंशन है, तो दैट मींस टिश्यू क्या है, उसका डेफिनेशन डालो, फॉर्मूला डालो। अभी मैं 2 ऑप्शन देती हूँ, मतलब एक है, आपको चूज करना है कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। माई सेल्फ नंदिनी प्रियदर्शनी दास। ओके, again I'll explain my total bio. That is myself Nandini Priyadarshini Das. I have completed my graduation from that area. I have completed my MSc from the Sambalpur University and got a gold medal from this university for this reason, and already completed my B.Ed from that university. तो इसमें बताओ कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? जो मैंने इतना लंबा चौड़ा बोला, मतलब नंबर 2 जो मैंने बोला वो ऑप्शन करेक्ट है, या फिर नंबर 1 मतलब मेजर फॉर्म के अकॉर्डिंग बोल दो। क्या समझ रहे हो? नंबर 2 मैम।
नंबर 2 मतलब जहाँ पे आप कोई चीज़ को डिटेल्ड बताते हो तो वो बड़ा बनता है, तो इसलिए उसको मेजर फॉर्म बोला गया। जहाँ पे आप चीज़ों को शॉर्टकट और सिंगल वर्ड या फिर सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करते हैं वो छोटा है, वो माइनर है। तो मेजर फॉर्म में क्या है? व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू के अकॉर्डिंग डेफिनेशन फॉर्मूला इफ एनी। तो ये पैटर्न है। आप बोलोगे मैम क्या मैं इसका आंसर भी लिखना पड़ेगा? यस, आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखने के बाद उसका आंसर, फिर से फिर इसका आंसर। इफ एनी फॉर्मूला है तो लिखोगे, अदरवाइज प्रिंसिपल लिख सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया, मैकेनिज्म ऑफ द प्रोसेस, मतलब टिश्यू बनने का जो भी मैकेनिज्म है, वैसे आपके टॉपिक के हिसाब से जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मतलब इसके विद इन ये 2 पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करना है वर्किंग प्रोसेस क्या है विद इन 1 लाइन, एंड फॉर्मूला अगर ये प्रेजेंट हो उसको। ठीक है, ये मेजर फॉर्म्स में 2 क्वेश्चंस आप देंगे। माइनर फॉर्म्स में आ जाओ, तो माइनर फॉर्म्स में क्या करना पड़ता है पता है? राइट सम शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन टॉपिक। जो आपका टॉपिक है, विषय है, उसमें आप सम शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे। तो इतना कितना क्वेश्चंस होना चाहिए एंड कौन से फॉर्मेट में लिखोगे? फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक को लेके आप पूरे 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है स्पेस। अभी देखो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, मैंने बोला था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स कौन सा डोमेन को फॉलो करता है? कॉग्निटिव डोमेन को। एंड कॉग्निटिव डोमेन किसका पार्ट है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का। तो टॉपिक के हिसाब से देखो मैंने पूरा फॉर्मेट दे दिया है। ठीक है, अभी बोलोगे मैम आपने एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस देन एप्लीकेशन लिखा था, यहाँ पे आपने नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिंथेसिस एप्लीकेशन स्किल्स दिया है। तो आप कुछ भी यूज करो, लेसन प्लान के लिए कुसा यूज कर लो, एंड यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग सिंथेसिस एप्लीकेशन एस एंड स्किल्स। तो ये 5 पॉइंट्स को लेके इसी तरह से एक्सप्लेन करना क्या है। देखो पूरा इजी फॉर्मेट है, आपको मतलब भूलना भी नहीं है। नॉलेज का शॉर्ट भाप क्या है? नो। तो टू नो अबाउट जो आपका टॉपिक है, टू गिव एग्जाम्पल्स मतलब आप एग्जाम्पल देंगे यहाँ पे। अंडरस्टैंड करना है, तो किसको अंडरस्टैंड करो? टॉपिक को, टू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। टू एक्सपीरियंस इट बाय लर्निंग, आप इसको पढ़ के याद करोगे। सिंथेसिस में क्या लिखना है कि आप कौन से आइडियाज निकालो, टू सिंथेसाइज न्यू आइडियाज ऑफ योर टॉपिक, मतलब आप टॉपिक से क्या आइडियाज निकालोगे। टू सिंथेसाइज मेनी फ्रॉम वन आइडिया, एक आइडिया से कितने ज्यादा आइडियाज आप निकालोगे। तो इसमें कोई चेंजेस करना नहीं है। अभी देखो एप्लीकेशन मतलब क्या है? अप्लाई करना। टू अप्लाई इट इन अदर फील्ड, आप इसको अप्लाई करेंगे अदर फील्ड में। टू गिव एक्स्ट्रा नॉलेज, बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे सकते हो, किसी को हेल्प चाहिए तो। स्किल्स क्या होते हैं? जहाँ पे आप उसको यूज करके कोई कौशल सीख रहे हो। सो हाउ दिस इंफॉर्मेशन यूज इन फ्यूचर, जो भी आपने सीख लिया उस कौशल को कैसे आप बार बार व्यवहार कर सकते हो अपने कमिंग फ्यूचर में। ठीक है, गिव सम एग्जांपल, उस रिलेटेड कोई एग्जांपल्स आप देंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज ऑल आर मेंशन इन द अबव पॉइंट्स। तो इसको सिर्फ नोट करके रखना, एग्जाम में नहीं लिखना है। स्टार मार्क इसलिए है कि इस जो 5 पॉइंट है, उस 5 पॉइंट की जो 10 लाइन है उसमें हमने क्या क्या समझा ना, बच्चों के बिहेवियर क्या है एंड वो नॉलेज को कैसे एक्सेप्ट करते हैं उसको हमने समझ लिया। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड पॉइंट पे क्या था ना? मेथड्स, टीचिंग मेथड्स एंड डिवाइसेस एंड मटेरियल्स। टीचिंग मेथड्स, डिवाइसेस एंड मटेरियल्स। तो ये यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट पे मेथड्स लिख दिया। तो मेथड क्या है? लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जो भी आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेथड्स होगा वो लिखोगे। अगर नहीं लिख पा रहे हो अभी के लिए लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड लिख सकते हैं। उसके बाद मैं मेथड्स जब पढ़ा दूं आपको समझ आ जाएगा, तो आप अपने पेडागोजी के अकॉर्डिंग मेथड्स का नाम मेंशन कर सकते हो। ऑलमोस्ट सबका मेथड्स ही सेम है, तो आप लोग लिख सकते हो अभी के लिए। डिवाइसेस क्या यूज कर रहे हो ना? डिवाइस यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करें, एक्सपेरिमेंटेशन करें, ऑब्जर्वेशन डिवाइसेस यूज करें। सो इट्स फॉर ऑल टॉपिक, सबके लिए सेम ही रहेगा, एक्सप्लेनेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। एक्टिविटीज में देखो हम लोग क्या क्या करें ना, पहले हम चॉकबोर्ड, बुक्स, डस्टर यूज करेंगे जो कि जनरल पॉइंट्स में हमारे टीएलएम है। देन क्या करेंगे? हाईलाइट द सब्जेक्ट विद वन एक्सप्लेनेशन और योर ओन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन यूजर्स एंड कंक्लूजन। किसी भी विषय को अगर समझाना हो तो आप क्या करते हो ना? पहले उसको समझाते हैं, फिर उस चीज में हाईलाइट करते हैं कि इस पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है। इसके बाद यूज लिखते हैं किस चीज में ये व्यवहार होगा, इसका कंक्लूजन क्या है। लास्ट पॉइंट पे आगे जो सबसे डिफिकल्ट है, इवैल्यूएशन प्रोसेस, मूल्यांकन विधि। एंड ये क्यों यूज होता है? इट्स ए प्रोसेस टू मेक क्वेश्चन पेपर।
तो आप क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ना, आपके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, आप क्या करेंगे, टोटल मार्क्स ऐसे सोच लो 50 मार्क्स और 80 मार्क्स, उसके अकॉर्डिंग आप लिख देंगे किस पेपर का मेथड का आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो। एंड ये सब कुछ लिखने के बाद आप क्वेश्चन पेपर को लिखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में पहला पॉइंट है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसको आप 2 क्वेश्चंस देना है, एंड क्वेश्चंस दोनों को लिखना है, ऐसे ब्लैंक मत छोड़ के आ जाना सब। मैंने फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर लिखना है, बट आपको इवैल्यूएशन में क्वेश्चंस ही लिखते हैं, आंसर्स नहीं लिखना है। माइनर मेजर में आपको आंसर्स भी लिखते हैं विद क्वेश्चंस, बट इवैल्यूएशन में ओनली क्वेश्चंस लिखते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन 2 दे दिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट 5 मार्क्स, सॉरी राइट 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आप यूज कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस। देन कॉलम मैचिंग और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 5 यूज कर सकते हैं। और एनी टाइप ऑफ, जैसे कि आप ट्रू फॉल्स दे रहे हो, तो उसके बाद कॉलम मैचिंग दे दिए, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। ग्रामर है तो वहाँ पे अंडरलाइन करने को, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करने को कन्वर्सन, कम्प्रीहेंसिव पैसेज से 5 क्वेश्चन लिखने को, ये सब भी आप दे सकते हो। ठीक है, इतना है पेडागोजिकल एनालिसिस। एक बार में नहीं होगा, कल सुबह फिर से इसे पढ़ना, सबको वीडियो देखना, देन इसका बना के रखना। ठीक है, मैं जैसे ही जाऊंगी सारे सेंटर्स में, तो मैं फिर विजिट करूंगी, तो मैं सबका चेक करूंगी प्रॉपरली। एंड आज पढ़े हो तो कल तक बना लेना, अदरवाइज भूल गए तो फिर मुझे लास्ट मोमेंट पे आप लोग ही पूछोगे कि मैम फिर से बता दो, तो उससे बेटर है आप फिर से रिपीट करना कल के वीडियो को, एंड उससे बनाना। क्लियर है?